आई वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव एकेडमी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर हम एच के बारे में बात करते हैं तो एच के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है कि वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो उनका पूछने का तरीका है या फिर हम कह सकते हैं कि जिन सेगमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए। तो बाउंड्री सेट करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ योर प्रीवियस क्वेश्चन एंड सिलेबस। तो सिलेबस तो चलो ठीक है, आप सब लोगों ने देखा हुआ होगा, आपको उसको बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, चाहे वो प्री का है चाहे वो मेंस का सिलेबस है। बट अल्टीमेटली अगर मैं बात करता हूँ खासकर प्री के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना, पढ़ना और देखना किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि जो आप तैयारी करो वो उसी से ही अलाइन होकर करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक दैट इज योर साइंस। तो साइंस में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इतने सालों में, तो हम उसको जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं जरा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसा ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो साइंस में अगर हम देखते हैं तो ओवर द ईयर्स आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम्म, तो 2020 की अगर हम बात करें, 2020 में आपके 8 क्वेश्चंस आए थे, फिर 2021 में 9 क्वेश्चंस, फिर उसके अगले साल 9 क्वेश्चन, फिर अगले साल 8, फिर 9। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 8 से 9 क्वेश्चन तो हर साल साइंस से आ रहे हैं। तो मे बी, और मैं अगर बात करूँ इससे पहले आपके 12-13 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको अगली साल एक ऐसा साल देखने को मिलता है जब तक आपका 10-11 तक ये क्वेश्चन जा सकते हैं। तो 10-11 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट इज़ लाइक मेक और ब्रेक डील फॉर योर प्रीलिम्स। तो यही डिसाइड कर सकता है कि आप क्या मेंस देने वाले हो या फिर नहीं देने वाले हो। तो आइए चलिए जरा शुरू करते हैं जरा। तो किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 2019। तो 2019 में देखते हैं जरा आपको किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं 2019 का जो पहला क्वेश्चन है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ कन्फाइंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इसके लिए एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए जिसका आपको साइंटिस्ट का नाम आता है दैट इज योर डार्विन। तो आपने डार्विन को ध्यान रखना है, ये आपके डार्विन थे। डार्विन ने आपके एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। तो हम जहां भी आपकी जरूरत होगी हम उसको थोड़ा सा और देखेंगे। डार्विन पे आपके ऑलरेडी एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल की फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। डार्विन से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द बायोगैस प्रोड्यूस। बायोगैस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो बायोगैस को हमेशा एक एयर टाइट एटमोस्फियर, हम कह सकते हैं, जहां पर आपको एनारोबिक कंडीशंस देखने को मिलती है। एनारोबिक कंडीशंस क्या होती है? जहां पर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो विदाउट ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डिग्रेडेशन की जाती है आपकी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की, तो वहां से आपकी क्या प्रोड्यूस होती है? बायोगैस। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनारोबिक कंडीशन में जो है आपका चीजें चलती है। तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके एक्शन से ही बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए जरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। यहाँ नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके लिए? तो वाई डू द वेंट्रिकल्स हैव द थिक मसल्स वॉल देन द एट्रियम्स। तो आपको पता है जो आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो ये ऊपर आपको देखने को मिलते हैं एट्रियम्स होते हैं और नीचे आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि वेंट्रिकल्स की मसल्स थिक क्यों होती है? तो आपको पता होगा कि हार्ट में जब भी कहीं से ब्लड आता है तो वो आपका एट्रियम्स में आता है, और जब भी यहाँ से ब्लड जाता है तो वो किस जाता है? वेंट्रिकल से पुश होता है। तो वेंट्रिकल्स को ब्लड पुश करना होता है, उसके लिए उनको थिक मसल्स का होना जरूरी है। और जो एट्रियम्स होते हैं वो सिर्फ ब्लड को रिसीव करते हैं, बट पुश करने का काम किसका होता है? वेंट्रिकल्स का। इसलिए जो है वेंट्रिकल्स की मसल्स आपको थोड़ी सी थिक देखने को मिलती है। लिखा है वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स, दैट्स व्हाई द वेंट्रिकल्स हैव योर थिक मसल्स देन योर एट्रियम्स। ठीक है, डन। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स सेक्शन। इनमें से रिफ्लेक्स सेक्शन क्या नहीं है? रिफ्लेक्स सेक्शन होता क्या है? जो आपको एक इनवॉलंटरी एक्शन देखने को मिलता है टू रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन स्टिमुलाई। एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट आपका जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज योर इनवॉलंटरी। ठीक है, तो वहां पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपका आता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इज द रिफ्लेक्स सेक्शन। आपका हार्ट पंप कर रहा है, दैट इज द रिफ्लेक्स सेक्शन। ये वॉलंटरी एक्टिविटीज है सारी। आपका सलाइवेशन, सलाइवा आपका जो आ रहा है दैट इज अ वॉलंटरी एक्शन, ये रिफ्लेक्स सेक्शन है कहीं ना कहीं। बट जो मूवमेंट ऑफ द हैंड है इट इज नॉट योर रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज योर काइंड ऑफ वॉलंटरी, इट इज लाइक योर वॉलंटरी एक्शन। ध्यान रखना ये आपके सारे इनवॉलंटरी, सॉरी मैंने इसको शायद वॉलंटरी कह दिया था, ये सारे आपके इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, बट अल्टीमेटली दिस इज योर आपका वॉलंटरी एक्शन। तो यहाँ पर आपका जो है ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। पोस्चर और इक्विलिब्रियम कौन ब्रेन
कंट्रोल करता है? अगर हम बात करते हैं, आपका जो सेरेबेलम है वो कंट्रोल करता है, और जो सेरेबेलम होता है वो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। इट इज पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, ठीक है। तो हिंड ब्रेन का पार्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में, तो फोर ब्रेन आपका स्मेलिंग, हियरिंग, ठीक है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये आपका फोर ब्रेन होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मिड ब्रेन आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को, और ये भी कहीं ना कहीं आपके जो वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक एंड नीदर बेसिक। तो आपको पता है लिटमस कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है आपका, ठीक है। और ये एसिडिक में क्या हो जाता है, रेड कलर का, और बेसिक में क्या होता है, ब्लू कलर का। और जनरली क्या होता है, ये पर्पल कलर का। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। तो आपको देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से क्या सही नहीं है। ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, नो, देयर आर बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, उनको क्या बोलते हैं, एल्कली, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी आपका और क्वेश्चन आया हुआ है। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, देखो दोनों स्टेटमेंट आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखो अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, जब भी आपको इस तरह की चीज देखने को मिलती है ना, देखो ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल बेसिस आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो अल्टीमेटली ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। और ध्यान रखना इन दोनों में से एक ही आंसर होता है हमेशा, ठीक है। तो आंसर क्या है वैसे आपका ए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। देखो इसके लिए बता दिया कि एल्कली क्या होते हैं, वो बेस जो आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, बेसिस जनरेट आपका हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन इन योर वाटर। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, यस बिल्कुल बेस रिलीज करते हैं, और जो आपका एसिड होते हैं वो आपका H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, व्हाट डज द P रिप्रेजेंट्स इन द pH। जो आपका pH होता है उसमें P क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक जर्मन शब्द जिसको बोलते हैं पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर, जर्मनी में इसको बोलते हैं पावर। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है पोटेंस, पावर। अगर हम pH स्केल के बारे में बात करें तो सबको पता है ये आपका 0 से 14 के बीच में होती है। इसमें जो आपका एसिडिक नेचर है वो आपका 0 की तरफ होता है, और 14 की तरफ जाते जाते आपका जो है बेसिक नेचर देखने को मिलता है। एसिडिक नेचर में आपके H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है, और बेस की तरफ आपका OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। तो आपको रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट बताना है, तो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट में क्या आती है आपकी बीमारी, मायोपिया रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखने को मिलता है, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। बट जब कैटरैक्ट है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैटरैक्ट, जो मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स स्पेक्ट्रम बेंड्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा कलर कौन सा बेंड होता है, अगर हम बात करते हैं तो आपको लीस्ट जो बेंड कलर देखने को मिलता है दैट इज योर रेड। और आपने विबग्योर के बारे में सुना होगा, तो विबग्योर जो है उस तरीके से जो आपकी बेंडिंग होती है। आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हो रही है, वॉयलेट कलर की, और सबसे कम किसकी हो रही है, रेड कलर। तो वॉयलेट इसका आंसर हो जाएगा, वॉयलेट कलर की बेंडिंग सबसे लीस्ट मैक्सिमम देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, व्हाई द स्टार्स एक्चुअली ट्विंकल। तो क्या होता है, स्टार आपका यहां पर है, आप जो है इस पोजीशन से स्टार को देख रहे हो। अब क्या होता है, स्टार और आपके बीच में डेंसिटी का बहुत डिफरेंस होता है, कहीं डेंसिटी ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, तो डेंसिटी बार बार वेरी कर रही है। और आपको पता है जब डेंसिटी वेरी करती है तो लाइट क्या करती है, लाइट बेंड करती है डेंसर और रेयर मीडियम आने पर। तो लाइट क्या करती है, वो आपका बेंड करना शुरू कर देती है अलग अलग मीडिया पर आते आते। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको स्टार की अपरेंट पोजीशन नहीं दिखती, और डेंसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करती है, जिसकी वजह से आपको स्टार कभी राइट दिखा, कभी हल्का लेफ्ट दिखा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो आपका ट्विंकल करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसिटी की वजह से रिफ्रैक्शन हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन द राइपनिंग। पता होना चाहिए, राइपनिंग के लिए आपका एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर आपका इथाइलिन, इथाइलिन, डी ऑप्शन, ठीक है। ऑक्सिन जो है ये आपका प्लांट की हाइट के लिए है। जिब्रेलिन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए है, ठीक है। वेटलिंग ऑफ जो लीव्स होती है उसके बारे में हम बोल सकते हैं, गर्थ जो है उसके लिए हो सकती है। साइटोकिनिन आपका सेल डिवीजन के लिए है। तो आपको सारे प्लांट हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या उनके फंक्शन है। अच्छा, अब आता है कि जब जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है वो किस डेसिबल की रेंज में देखने को मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना 30 से 35 की डेसिबल के बीच में होती है। ऐसे क्वेश्चन दोबारा से आते हैं, ठीक है, 30 से 35 में आपका ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है, डन। चलिए जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब देखो 2020 आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, 2020 में आपको देखने को मिलता है पहला क्वेश्चन। ये बात कर रहा है कि एक 40 वॉट बल्ब है, बल्ब की आपको जो है यहाँ पर
हमारे पास पावर दी गई है, दैट इज योर 40 वॉट का बल्ब है, एंड इट इज यूज 6 आवर एवरी डे, 6 घंटे उसको हर रोज यूज कर रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिकल यूनिट कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो कितना आपका इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, तो ध्यान रखना है आपका, हम यूनिट्स होता है ना हमेशा किलो वॉट आवर में नापते हैं, और यहाँ पर आपको वॉट में दिया है तो हमें इस वॉट को पहले किलो वॉट आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो 40 वॉट में कितने किलो वॉट आवर होंगे, तो 40/1000 यानी कि आपका 0.04, ठीक है, इतने किलो वॉट आपको जो है एक उसकी पावर देखने को मिल रही है। पावर है इतनी, पावर इनटू हमारे पास अगर हम बात करते हैं पावर इनटू अगर हम टाइम को देखते हैं तो पावर इनटू टाइम क्या होती है, टोटल आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो पावर कितनी है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं 0.04 किलोवाट, और आपका टाइम कितना है 6 आवर का चल रही है, यानी कि आपका 0.24 किलो वॉट आवर आपका जो है इतनी पावर एनर्जी कंज्यूम होने वाली है। पर इसने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, जबकि यूनिट्स होते हैं वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं, तो यूनिट्स के लिए क्या करना पड़ता है आपका, तो अब देखो इतनी है फॉर 6 आवर पर डे, हमारे पास क्या है 30 डे, तो आपको उससे क्या करना पड़ेगा 0.24 को 30 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली दिस विल कम्स अप टू 7.2 यूनिट्स के बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा 7.2 यूनिट्स, ठीक है, तो आंसर 7.2 यूनिट्स है, डन, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, अच्छा अभी बात करें जब आपका न्यूक्लियर फिशन होता है तो यूरेनियम 235 को हम यूज करते हैं, तो यूरेनियम यूज करने पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और ये पूछ रहा है कि लगभग कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी के बारे में बात करें तो आपकी 200 मेगा इलेक्ट्रिक वॉट की जो है आपका एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना है 200, ये दोबारा से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए जरा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात करता है आपका डेंटल अलॉय जो होता है, ठीक है, फॉर द टीथ फिलिंग, उसको क्या क्या होती है, आपके दांतों में आपकी फिलिंग लगती है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले ध्यान रखना है, एक तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका मरकरी और सिल्वर तो होता ही होता है, मरकरी और सिल्वर तो होता ही होता है, उसके बाद जो एमलगमेशन यहाँ पे बनता है वो बनता है आपका जिंक से, कॉपर से और टिन से, ठीक है, जिंक कॉपर एंड टिन से जो है डेंटल अलॉय जो है टीथ की फीलिंग वो देखने को मिलती है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है, डन। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर हार्डनेस, तो वाटर हार्डनेस, वाटर आपका एक तो सॉफ्ट वाटर होता है, एक आपका हार्ड वाटर होता है, वो हार्ड वाटर क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कहाँ है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने सुना होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट सुना होगा, देखो दो तो ये आ गया। अच्छा तीसरा ये बोला कैल्शियम नाइट्रेट, बिल्कुल कैल्शियम नाइट्रेट भी देखो कैल्शियम का आयन यहाँ पे देखने को मिलता है, बट यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है जो कोई कॉम्पोजिशन होती नहीं, केमिकल कॉम्पोजिशन देखो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये कोई केमिकली आपका जो है पॉसिबल आयन बनता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड है ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका डी, कैल्शियम हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसका आंसर यहाँ मेंशन नहीं है, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करता है डिफरेंट प्लांट पार्ट इन विच द ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट आर, देखो दो होते हैं हमारे पास, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है कलर के लिए और ल्यूकोप्लास्ट होता है स्टोरेज ऑफ द फ्रूट के लिए, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कभी भी ग्रीन जो आपके पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वहां नहीं जाता, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, देखो ग्रीन लीव दिखा तो यहाँ पर तो होगा नहीं, ग्रीन पार्ट ऑफ द यंग स्टेम्स नहीं होगा, ये कहाँ देखने को मिलता है, जहां पर आपका फूड जनरली स्टोर होता है, तो फूड जनरली आपको स्टेम में स्टोर होते देखने को मिलता है, आपका जो है रूट्स में स्टोर होते देखने को मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, तो ये आपका देखने को मिलता है। चलो जैसे आपका पोटैटो है, तो पोटैटो क्या है, पोटैटो इज अल्टीमेटली अ स्टेम, ठीक है। चलिए चलो तो नेक्स्ट आते हैं, टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव, देखो जो टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनके पास वेल डिफाइंड रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीव्स ये सब बनने जाते हैं, बट इनके पास कभी भी फ्लावर्स नहीं बनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्लावर्स, तो ध्यान रखना आपने एनिमल और जो प्लांट किंगडम है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये बात करता है कि ऐसे कौन से ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैं जिनकी जो कॉलम जो है पूरा का पूरा फिल्ड होता है ब्लड से, अगर आप एंथ्रोपोडास को पढ़ते हो, ठीक है, एंथ्रोपोडास क्या होता है, जिनकी जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जो कीड़े इंसेक्ट्स होते हैं, जो जनरली आपके घर में सिंपली बोलूं तो इनको क्या होता है, देखो इनके पास कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास हार्ट है, हमारे पास प्रॉपर आपको वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरी सब कुछ देखने को मिलता है, बट इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, इनकी जो ब्लड फ्लो करता है पूरा का पूरा क्लोमिक कैविटी में फ्लो करता है, ब्लड समझ लो पूरी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, आपकी नर्व क्या कहते हैं ब्लड कैपिलरीज में नहीं बह रहा है, आपका वेन्स में नहीं बह रहा है, आपका आर्टरी में नहीं बह रहा है, तो इसके लिए एंथ्रोपोडा है जिनके आपका पूरा पूरा जो ब्लड है वो कोलोइम में फिल हुआ होता है, ठीक है। चलिए जाए नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल ऑफन लीड टू द क्रैम्प्स,
देखो अगर आपको भाग रहे हो तो आपको टांगों मसल क्रैम्प्स आते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं? क्योंकि आपके मसल्स में क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, द कन्वर्जन ऑफ द पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में। देखो पायरुवेट आपका 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है। अगर तो ऑक्सीजन है तो आपका जो है वहाँ पर इनफ एनर्जी मिलती है, और कहाँ पर ब्रेक डाउन होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इनफ एनर्जी मिलती है, ठीक है। CO2 प्रोड्यूस होता है जो हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अगर हम वहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है तो ये यीस्ट में होता है, और वहां पर क्या बनता है आपका इथेनॉल बनता है, एनर्जी बनती है, बट वो एनर्जी क्या होती है आपकी थोड़ी सी लेस एनर्जी होती है, एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। अगर ऑक्सीजन आपका थोड़ा सा लैक है, ध्यान रखना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब आपका क्या होता है पायरुवेट किसमें ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड में, और वहां पर भी थोड़ी सी आपकी कम सी एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है। डन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके ईयर देखते हैं 2021 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। Which of the following statement is not correct? देखते हैं जरा कौन सी करेक्ट नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस द लाइम, बिल्कुल। CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है रिएक्ट करता है आपका वाटर के साथ और ये बनाता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। बट द प्रॉब्लम इज कि हाँ ठीक है ये आपका रिएक्ट करता है, और ध्यान रखना है इट रिएक्ट्स वेरी विगरसली, ठीक है डन। ये आपका पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा ये बोल रहा है कि अच्छा ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं क्विकलाइम, इसको बोलते हैं आपका स्लेट लाइम। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो रिएक्शन आपका आता है वो है हम स्लेट लाइम को रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बोल रहे हैं कि स्लेट लाइम रिएक्ट स्लोली, क्रिएट्स अ लेयर ऑफ, इट क्रिएट्स अ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नॉट द कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा आपका कैल्शियम और H2O के साथ क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है CaCO3। तो ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है ऑन द वॉल्स, और जिसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पिक होते हुए देखने को मिलते हैं। दोनों लाइंस आपकी एज इट इज एनसीईआरटी से आई है, बट यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट की जगह क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ध्यान रखना है CaCO3 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जरा एक और स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई है, तो वैसे तो आंसर आपका ये हो चुका है, बट स्टिल बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड इज सेंसिटिव टू सनलाइट। आपके एनसीईआरटी में 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं, एक लिखा है सिल्वर क्लोराइड का, एक लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड का, और दोनों के दोनों क्या होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, बट एज सून एज इनके ऊपर सनलाइट आती है तो ये थोड़े से ग्रेइश करके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा दे आर सेंसिटिव टू सनलाइट, यस, ठीक है। चलिए चलिए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, डीकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स द एनर्जी। अगर आपने डीकंपोज करना है तो ऑब्वियसली आपने किसी भी चीज को अगर आपने ब्रेक डाउन करना है, फॉर एग्जांपल आपने CaCO3 को अगर आपने ब्रेक करना है तो आपको इसके लिए जो है हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, हीट जो है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपके जो है आगे रिएक्शंस में ये ब्रेक होता है। यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट दिस वन, यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। चलिए जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट। क्यों नहीं? आपका स्ट्रेट पाथ ऑफ द लाइट आ रही थी, आपने बीच में दरवाजा है, दरवाजे से लाइट क्या पास हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये बोल रहा है कि नहीं चेंज नहीं करता है, तो ये चेंज करता है, तो आंसर आपका ये नहीं होगा। नेक्स्ट बात करता है कॉनकेव मिरर आर जनरली यूज्ड इन कॉन्वेक्स मिरर आर जनरली यूज्ड इन द टॉर्चेस। अरे टॉर्चेस आपका ध्यान रखना है, टॉर्चेस में आपकी जो लाइट होती है वो आपकी हमेशा कन्वर्ज होती है एक जगह पर, तो वहां पर कन्वर्जिंग मिरर लगेगा, यानी कि कॉन्वेक्स नहीं, वहां पर कॉनकेव लगेगा। तो आपका दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। द मास डेंसिटी ऑफ द केरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। यस, जो डेंसिटी होती है वो केरोसिन की लेस है एज कंपेयर टू वाटर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अगेन, दिस हैज केम फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर लिखा था एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्लेक्ट द लाइट इज एक्सप्रेस्ड एज द ऑप्टिकल डेंसिटी। यस बिल्कुल, ये आपका जो है अगर हम बात करते हैं तो द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्लेक्ट द लाइट इज एक्सप्रेस एज द ऑप्टिकल डेंसिटी। नहीं, आपका सिंपल इसको जो है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के थ्रू जो है एक्सप्रेस किया जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के थ्रू जो है नहीं एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। डन। अच्छा नेक्स्ट अगर आते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। देखते हैं कौन कौन सी करेक्ट नहीं है। पहला ये बोलता है ड्यूरिंग द डेंटल केरीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन द स्लाइवा टू प्रोड्यूस द एसिड। बिल्कुल, जब ये आपका रिएक्ट करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं? एसिड रिलीज करते हैं सर्टेन, और उसकी वजह से क्या होता है हमारे दांत में जो है डेंटल केरीज आ जाते हैं, या फिर आपका जो एनिमल है टूथ एनिमल है, डेंटल एनिमल है, वो आपका थोड़ा सा खराब होने लगता है, डाइल्यूट होने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसलिए हम क्या करते हैं टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है आपका बेस होता है, तो हम उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस के साथ। तो दिस स्टेटमेंट इज योर करेक्ट।
ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज, बिल्कुल आर्टरीज तभी तो थिक होती है, ठीक है, आर्टरीज थिक होती है, उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, ये कह रहा है जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर आपका 80 होता है। ध्यान रख सकते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक डी भी पहले आता है तो 80 भी पहले आता है, सिस्टोलिक बाद में आता है तो 120 भी आपका नंबर लाइन में बाद में आता है। तो ध्यान रखते हैं डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर 80 और 20 के बीच में होता है, बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। तीसरा ये बोलता है डेंटल प्लाक इज कॉज्ड बाय द डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनिमल, कि जो डेंटल प्लाक है वो डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनिमल की वजह से होता है। बट अगर हम बात करें जो डेंटल प्लाक होता है ये अल्टीमेटली क्या होता है, आपके फूड जो आपका पार्टिकल रह जाते हैं उनकी एक लेयर जम जाती है उस एसिड्स के रिएक्शन के थ्रू, तो उसकी वजह से होता है, ना कि आपका डीमिनरलाइजेशन नहीं होती है। ये कह रहा है कि आपका जो है एनिमल टूट जाता है उसकी वजह से प्लाक जमता है, प्लाक उसकी वजह से नहीं जमता है, प्लाक जमता है आपका फूड जो आपने एक्सेस खाया है, शुगर जो आपने कंज्यूम किया उसकी वजह से जो है आपका प्लाक जमता है। ठीक है, चलिए जरा तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखते हैं कौन सी सही है। सेल वैक्यूज डू नॉट स्टोर वेस्ट मटेरियल, अरे आपका जो वैक्यूज है ये आपका स्टोरेज के लिए ही बना है, ये फूड भी स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को भी यही स्टोर रहता है और इसी से रिलीज होता है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये बोल रहा है वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट अकर्स अक्रॉस द जाइलम, अक्रॉस नहीं, इट इज थ्रू द जाइलम, अक्रॉस ध्यान रखना, अक्रॉस नहीं होता है, उसके अक्रॉस नहीं होगा, उसका थ्रू होगा, तो यानी कि दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पायरुवेट इन द ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन यील्ड्स एथेनॉल, हमने पढ़ के आए, अभी तो पढ़ के आए हम कि पायरुवेट जब आपका ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है, दिस इज करेक्ट। और लास्ट में एनर्जी रिलीज फ्रॉम द रप्चर ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द एटीपी, कितनी एनर्जी रिलीज होती है आपकी एटीपी से, आपका 35.5 किलो जूल नहीं, आपका ये होती है 30.5 30.5 होती है, 35 मिलती है, आपने फैक्ट शायद कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द एंटीबॉडीज टू फाइट द कोरोना वायरस, आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा दी जाती थी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पर कि ब्लड प्लाज्मा इज पेल येलो, बिल्कुल आपने शायद हॉस्पिटल में देखा होगा, एक आपका नॉर्मल ब्लड होता है, एक आपका येलो सा ब्लड देखने को मिलता है, दैट इज योर प्लाज्मा, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, फिर आता है ब्लड प्लाज्मा कंटेन द हीमोग्लोबिन, नो, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन आर इन द आरबीसीज, और आरबीसी आपके रेड कलर के होते हैं, तो रेड कलर वाले ब्लड में आपका जो है हीमोग्लोबिन होता है, नॉट इन द येलो ब्लड, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्लाज्मा, तो दिस इज इनकरेक्ट। एंड फाइनली एनी पर्सन कैन डोनेट द ब्लड प्लाज्मा टू एनी अदर पर्सन अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, नो, एनी नहीं, आपका सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच भी करना चाहिए, तभी वहां पर आप ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये बात कर रहा है आपका, कुछ चीजें बताई गई है और कुछ आपको जो इसके साथ मैच करना है। अगर हम बात करते हैं लिटमस, तो लिटमस टेस्ट के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, लिटमस जो आपका है वो एक डाई से निकलता है, एक आपकी डाई है वो आपकी लाइकेन से निकलती है, ठीक है, पर्पल डाई से निकलता है, डाई कहाँ निकलती है, लाइकेन से, तो ए का 4 है, ए का 4 आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोनों हो गए, ये तो गलत हो गया। अच्छा, बी का 3 अपने आप मैच हो रहा है, बट हमें सबको पता था कि नाइट्रोजन गैस आपके चिप्स के पैकेट के अंदर होती है, तो बी का 3 भी है, ये भी सही है दोनों में। अच्छा, नेक्स्ट बात करता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड, हाइड्रोक्सीपेटाइड, ठीक है, तो ये जो है आपके टूथ में देखने को मिलता है, हमारी बोन जिससे बनती है, हमारे टूथ एनिमल है वो इससे बनता है, तो यहाँ देख सकते हैं आपका सी का फर्स्ट आपका इस वाले ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, ए। बट स्टिल जो डी का 2 पढ़ लेते हैं, डी क्या है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर ये बात कर रहा है आपका एसआई यूनिट के बारे में, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, आपको पता है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर, तो 3 हो जाएगा, ए का 3 किस में है, इन दोनों ऑप्शंस में है, ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। अगले में बोल रहा है बी का 4 या बी का 1, देखते हैं बी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी का 4 या फिर बी का 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट में दिया जाता है, तो बी का क्या है 1 होना चाहिए, ठीक है। सी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं आपका W/Q, ठीक है, तो W/Q होता है पोटेंशियल, कितना वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को मूव करने के लिए, तो ये आपका W/Q होता है। और फाइनली आपका कुलम किसका होता है, चार्ज का, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कुलम, तो ये अभी आपका जो आंसर डी यहाँ से बन गया, ठीक है, डन। चले जाओ तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ से, हाँ जी, थोड़ा सा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो पेरिस्टाल्टिक अगर हम मूवमेंट की अगर बात करें तो कहाँ होती है, इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, तो अगर उसके हिसाब देखें तो एलिमेंट्री कैनाल,
तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट यहाँ देखने को मिलती है। एमाइलेज कहाँ होता है? हमारे माउथ में होता है, तो यहाँ कुछ लिखा होगा आपका स्लाइवा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सी का फर्स्ट आपको इन दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ए का टू आपको सिर्फ इस ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो डी, पर स्टिल पढ़ लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का होता है हमारे स्टमक में, ठीक है, तो बी का 3 इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, बिल्कुल सही है। ठीक है, फाइनली आपका जो बाइल जूस है कहाँ से रिलीज होता है? आपका लिवर से रिलीज होता है बाइल जूस। ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा है कहाँ कौन कौन से सेगमेंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, कुछ यहाँ पर आपके साइंटिस्ट के नाम दिए और उनके एरिया ऑफ वर्क के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले आपको जॉर्ज मेंडल के बारे में बताया गया है। देखो थोड़ा सा वेग है ये, बट एनसीईआरटी में लिखा गया है। अगर आप जॉर्ज मेंडल के बारे में देखते हैं तो एक आपका बॉक्स बना है, एनसीईआरटी बहुत से बॉक्स बने हुए हैं, उसमें आपकी पहले लिखी है कि ही स्टडीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, तो ये ध्यान रखना है, ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, तो ऑस्ट्रिया से थे ये आपका, तो ए का क्या हो जाएगा? बी। दूसरा अगर हम बात करते हैं, शायद आपने डार्विन के बारे में सुना होगा, तो डार्विन जो है उन्होंने आपका अर्थवॉर्म का रोल बताया था सॉइल फर्टिलिटी में। ठीक है, आपको मेंडलीव के बारे में सबने सुना होता है कि मेंडलीव जो है आपको पीरियोडिक टेबल्स के बारे में उन्होंने दिया हुआ है, तो काफी आसान क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं। और फाइनली आपका जो हेरोल्ड सी यूरे है, इन्होंने ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, हेरोल्ड सी यूरे और ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, चले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम देखते हैं 2022 के बारे में बताया गया है। तो 2022 में कैसे क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले है फैट्स आर मेड फ्रॉम द एडिबल ऑयल से आपने फैट बनाया हुआ है। एडिबल ऑयल से आपने फैट बनाना है। एडिबल ऑयल क्या होते हैं? आपके सैचुरेटेड फैट, और जो फैट होता है आपका अल्टीमेटली फैट बनाना, आपने अनसैचुरेटेड फैट बनाना है। तो ये कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए चाहिए आपको हाइड्रोजनेशन। आप अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये आपका अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं एडिबल ऑयल, और ये आपका सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है जी, अब आपके अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, उसमें जो कार्बन की चेन है वो या तो डबल है या आपकी ट्रिपल है, तो आप उसमें क्या कर रहे हो? उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, तो ताकि आपकी डबल बॉन्ड क्या हो जाए? आपका ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने हाइड्रोजन ऐड किया, तो इसके लिए क्या चाहिए? आपको हाइड्रोजनेशन चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी होता है, बट आपकी ब्रॉड टर्म है हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक में क्या होता है? आप कैटलिस्ट यूज करते हो, और ये जनरली आपका जो है इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बट हाइड्रोजनेशन एक आपकी ब्रॉड टर्म है, ये इसका एक सब पार्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या करते हैं? एक आपने अल्कोहल ले लिया, एक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इथेनोइक एसिड ले लिया, उनको मिक्स कर दिया, और आप वहां से क्या बनता है? एस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन है, वहां पर तो कहीं फैट का नाम नहीं आता है। तीसरा स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन किसके होती है? सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है। ठीक है, तो सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखने को मिलती है आपकी स्पोनिफिकेशन, तो इसमें भी आपका नहीं आएगा। आप जो है अल्कोहल में क्या आप मिक्स करते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, तो उसमें जो है आपका इस तरीके से स्पोनिफिकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, डन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं जरा, तो ध्यान रखने इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। अब ये बोलता है द मेन प्रिकर्सर ऑफ द विंटर स्मॉग में क्या होती है मेन चीज? तो विंटर स्मॉग जो है वो आपका NOx, एक्स में आपका 2, 3, 4 कुछ भी लग सकता है, तो NOx और आपके हाइड्रोकार्बन से जो है ये मिला हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन में भी आया था कि जो किडनी स्टोन होती है वो किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट से जो है आपकी किडनी स्टोन बनी होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं, तो ध्यान में कैल्शियम ऑक्सलेट से ये बनी हुई होती है। अच्छा, अब ये बात करते हैं देयर आर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ठीक है, अब ये पहले बोल रहा है कि स्टीम प्रोड्यूस लेस सीवियर बर्न देन द वाटर द सेम टेम्परेचर। रॉन्ग। स्टीम जो होती है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होती है लेटेंट हीट। ठीक है, हम क्लास में पढ़ते हैं लेटेंट हीट कैसे वर्क करती है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। ड्राई आइस इज कूलर देन द रेगुलर आइस। ऑब्वियसली ड्राई आइस को आप इंटेंस लो टेम्परेचर पे जाकर क्या करते हो? ड्राई आइस क्या होती है? आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया आपने, कंप्रेस कर दिया, लो टेम्परेचर पे ले गए, काफी लो टेम्परेचर पे ले गए, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ लिखा गया है ये ऑप्शन गलत, ये गलत है आपका, यहाँ पर ध्यान रखना है, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज सी हो जाएगा इसका आंसर। स्टेटमेंट 1 इज सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान यहाँ पर गलत मार्क किया है। ठीक है, तो स्टीम प्रोड्यूस लेस बर्न्स देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर। नो, स्टीम प्रोड्यूस जो है ज्यादा आपका बर्न करती है। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो अब कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसके बारे में पूछ रहे हैं आपका। तो अगर हम बात करते हैं तो आपकी रेज के बारे में अगर बात करें, कॉस्मिक होती है, गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, माइक्रोवेव और आपकी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ क्या होती है? पहले अभी कम 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 होगी, फिर आपकी वेवलेंथ आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ आपकी जो है वो
बढ़ती जा रही है। अब फ्रीक्वेंसी कहाँ ज़्यादा दिख रही है? फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ ज़्यादा दिखने को, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादा यहाँ पर है। तो ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी लगानी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज कर रही है इस साइड को? तो सबसे पहले किसकी आ जाएगी? रेडियो की, फिर आ जाएगी माइक्रोवेव्स की, फिर क्या है यहाँ पर आपकी एक्सरेज है, फिर आपकी गामा रेज। तो आपको ये लगाना है RMXG। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, RMX और G, ए ऑप्शन में। तो आपका क्या हो जाएगा ये आंसर? ठीक है, इस तरीके से आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है जी, करेक्ट आंसर देखते हैं। ये बोल रहा है जो कनकेव मिरर है वो डाइवर्जिंग है, नहीं वो आपका कन्वर्जिंग है, ये गलत हो गया। तीसरा ये सेकंड ये बोला, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज जनरली रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, वैसे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो आपको इमेज देखने को मिलती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। एक केस में जो है कनकेव मिरर में वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये भी आप बिल्कुल सही मान सकते हैं। तीसरा ये बोल रहा है कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, नो इट इज डाइवर्जिंग। देखो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, 1 और 3 बिल्कुल गलत हो जाती है यहां पर। और नेक्स्ट ये बोलता है इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश। यस इट इज करेक्ट, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, काफी छोटी होती है साइज में, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं जरा, तो ये बात कर रहे हैं कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द इथेनॉल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इथेनॉल क्या होता है? अल्टीमेटली अल्कोहल है, तो अल्कोहल के बारे में आप पूछ रहे हैं, इट इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ द ऑल अल्कोहल ड्रिंक्स, बिल्कुल सही। इट इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट, अरे अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल आपको बहुत सी चीजों में डाला जाता है, आपके कफ सिरप में डाला जाता है, आपका इथेनॉल जो है ड्रिंक्स में डाला जाता है, आपके अल्कोहल ड्रिंक्स में मिलाई जाती है, वाटर के साथ मिलाई जाती है, तो वो क्या है? इट इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट, इट इज अ गुड सॉल्वेंट, बल्कि ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये बोलते हैं इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। यस, ये सॉल्युबल होता है बिल्कुल वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन में। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडिटिव इन द पेट्रोल, अरे इथेनॉल तो डालते हैं, इथेनॉल की ब्लेंडिंग तो होती है आपके पेट्रोल में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? बी ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ एसिड्स हैं और कुछ उनका जो है एसिड के साथ साथ किस में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। मैलिक एसिड आपको सबको पता है, एनसीईआरटी का है आपका एप्पल, यहाँ देखो लिखा होगा एप्पल। फॉर्मिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें, फॉर्मिक एसिड किसमें था? आंट के स्ट्रिंग में, तो आपका देखने को मिलता है आंट का स्ट्रिंग, यहाँ देखने को मिलता है आंट स्ट्रिंग। ठीक है, टार्टरिक एसिड, टी से टेम्परेंट। और जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड अगर हम बात करते हैं, वैसे आंवला में होता है और आंवला इज अ सिट्रस फ्रूट, तो आपके सिट्रस फ्रूट में भी आपको जो है एस्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी मतलब पहले का 4, आपका ए का 4। ठीक है, और फिर आपका सेकंड का ए यानी कि मैलिक एसिड का एप्पल। ठीक है, डन। चले जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात करता है आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए और इनका यूज। देखो हाइड्रोफोन, हाइड्रो मतलब कुछ वाटर है, वाटर से जुड़ता हुआ ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर में आपका जो साउंड है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए अंडर वाटर में डिवाइस है, उसको बोलते हैं आपका हाइड्रोफोन। दूसरा मेगा क्या होता है? एनलार्ज करना किसी को। मेगाफोन क्या होता है? जो आपकी साउंड को जो है आपका स्प्रेड करते हैं फार ऑफ प्लेसेस के लिए, उसको बोलते हैं मेगाफोन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनीमोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट मेजर द रोटेशन स्पीड ऑफ द शाफ्ट और डिस्क। और टेकोमीटर इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, जो आपका एनीमोमीटर है ये आपका विंड स्पीड के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम डी में जाते हैं, डी ऑप्शन में, तो आपका जो है सी का क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सी का 2, हाँ आपका एनीमोमीटर जो है विंड स्पीड बताता है एनीमोमीटर। और जो टेकोमीटर है ये मेजर करता है रोटेशन स्पीड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द डिस्क। ठीक है, डन। तो विद दिस हमारे जो फर्स्ट पार्ट है साइंस के पीवाईक्यू का वो हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम साइंस के जो आगे 23, 2024, 2025 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी साथ साथ में देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है फ्यूचर में आ सकते हैं। विद दिस आज के इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे सेकंड पार्ट में जिसमें हम साइंस के बाकी बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।